हेलो गाइस। आज हम सॉलिड स्टेट में वॉइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो वॉइड होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको विजुअलाइज करा सकूँ, और ये टॉपिक आपको थोड़ा सा समझना भी है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो टॉपिक लिखा है वॉइड। अब देखिए यहाँ पे बात लिखी कि है क्या चीज़ वॉइड, क्या मतलब है। वॉइड का मतलब है वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स व्हेन स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू डेवलप अ सॉलिड। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सॉलिड को डेवलप करने के लिए आपको जो एटम है वो स्फेरिकल मान के उनको अरेंज करना होगा, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप। अरेंज करने के बाद में क्या होता है, स्फीयर के बीच में जो गैप रहती है, स्पेस रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई है। मान लो कि ये 3 स्फीयर इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, तो ये जो रेड कलर वाला है वो हमारा वॉइड वाला स्पेस है। ठीक है, ये जो रेड है ये क्या है, वॉइड है। ठीक है, और बेसिकली ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया है ट्राइएंगुलर वॉइड। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, ट्राइएंगुलर वॉइड। ठीक है, तो ट्राइएंगुलर वॉइड में आपको कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई देगी। तो मान लो कि आपको कभी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि इस वॉइड में कितना बड़ा मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बड़े वाले की रेडियस मान लीजिए आप r। ठीक है, और स्मॉल वाले की क्या मान लोगे आप, स्मॉल r। ठीक है, तो आपको यहाँ पे r/r का रेशियो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट कराने का, क्योंकि ये आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, मेन जो हमारे वॉइड है सॉलिड स्टेट के अंदर जो एग्जाम में आते हैं वो है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मेनली हमारा फोकस क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को डिस्कस करना रहेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिस्कस करना रहेगा। लेटर ऑन जब हम रेडियस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, रेडियस रेशियो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन डिस्कशन है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और उसका लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल। ओके, तो ये है हमारा मेन एजेंडा, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो वॉइड का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वॉइड का क्या मतलब है, खाली जगह। जब आप जो स्फेरिकल स्फीयर्स हैं उनको अरेंज करते हो तो जो बीच में खाली जगह होती है उसी को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, तो अब हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है। ठीक है भाई, तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता होगा। ठीक है, तो समझ में आने बात। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 स्फीयर्स इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये। ठीक है, ये 3 स्फीयर और एक स्फीयर इनके ऊपर रखा जाए। कहाँ पे, ये तीनों आपको दिख रहे होंगे, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक यहाँ पे खाली जगह बन रही है, ये वाली स्पेस, इसको हम लोग वॉइड कहेंगे। लेकिन इसी वॉइड वाली स्पेस पे क्या होगा, एक तीसरा एटम ऐसे ऑक्यूपाई कर लेगा ऊपर से। ठीक है ना भाई, तब भी गैप तो रहेगा यहाँ पे। तो जो गैप बना रहेगा, ये वाला जो गैप बना है इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये जो ये वाला जो स्पेस हमारा बन गया ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। लेट मी चेंज द पेन, कुछ भी इसमें इंक नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसमें और चीज़ें रहेगी। देखिए आप क्या करो, इसको थोड़ा सा लाइक बाहर साइड में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फ्रंट वाले दोनों स्फीयर इस तरह से बना लिए। ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने बैक वाले को इस तरीके से बनाया। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे वो वॉइड है। ठीक है, ये वाली वॉइड पोजीशन है और एक एटम जो है वो इसके ऊपर बना लिया है। ठीक है, ताकि आपको बाहर दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिखाई देगा ऐसे करके। ठीक है, इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगा और इसके एग्जैक्टली ऊपर एक पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ इस पॉइंट पे ये क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन।
ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे देखिए आप अगर इनको एटम बना के दिखाओगे तो आपको ये 3 एटम ऐसे दिखाई देंगे और इनके ऊपर एक एटम यहाँ पे इस तरह से लोकेटेड है। तो ये आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप करके देगा। तो आप समझ रहे हो कि इस टाइप के वॉइड को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। ठीक है, समझ के बाद टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है, इस तरह में आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, 3 स्फीयर इस तरह से और इसके ऊपर एक स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी बात है। ठीक है, ऐसे ही हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो क्विकली हम लोग उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है उसमें किस तरह की अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जरा गौर से ध्यान से देखिए क्या होगा कि आप क्या करोगे, इस तरह से 3 एटम ऐसे अरेंज कर। ठीक है, ये 3 एटम हो गए ऐसे। अब आपको एक और लेयर इसके ऊपर रखनी है, ध्यान से सुनना। ये लेयर आपने रख ली, इसके ऊपर एक और लेयर रखनी है, तो 3 ही एटम। ठीक है, मैं कैसे रख रहा हूँ देखो, जब इन दोनों के जो गैप है वहां पे हम लोग एक एटम को ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का जो गैप है वहां पे एक एटम ऐसे रख रहा हूँ, इन दोनों का जो गैप है वहां पे मैं एक एटम को ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, अब जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुई है, यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुई है, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड डेवलप करने के लिए आपको कितने एटम की जरूरत है, 6 एटम की जरूरत है। ठीक है भाई, 6 एटम आपको चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर साइड बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने उसमें बनाया है। ठीक है, अब बाहर साइड जब आप बनाएंगे तो जो फ्रंट वाले हैं और जो बैक वाले हैं, तो बैक वाले को मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ सो दैट आपको 3D विजुअलाइजेशन मिले। ठीक है, ये वाला हो गया। और अब आपके पास में इधर साइड में कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी। ये 2 फ्रंट वाले हो गए ऐसे। ठीक है, और एक इसके अंदर से ऐसे पास होगा, मैं इसको ऐसे कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ इन सबको जोड़ के देखिए, यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। आप इसको ऐसे कनेक्ट करके देखिए, ये हो गया। इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसको ऐसे कनेक्ट करके देखिए, इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे होगा, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इनका जो एपेक्स है, ट्राइंगल का जो एपेक्स है वो अपोजिट है। इसका एपेक्स यहाँ पर है और इसका एपेक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो जो आपके पास में जो फ्रंट लेयर है उसका एपेक्स, उसका जो ट्रायंगल का एपेक्स होगा, और जो बैक लेयर है उसका जो ट्रायंगल का एपेक्स होगा, दैट वुड बी अपोजिट टू ईच अदर। वो एक दूसरे को अपोजिट कर फेस करेंगे। ठीक है गाइस, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ इस तरह से ये अरेंज होंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक और फोटो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ा अगर आपको समझ नहीं आए तो भी एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा और उसके बाद में मैं इसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया इस तरह से, और यहाँ पे आपको रियर वाला पार्ट दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये हो गया आपका रियर वाला पार्ट, और ये अपना एपेक्स है, तो मैं इसको ऐसे जोड़ लिया हूँ। ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट सी, और 3D में थोड़ा विजुअलाइजेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरह की स्थिति आपको दिखा दी। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे आपको मेन एटम कहाँ पर है वो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे, एक ऐसे, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ आप देखिएगा। वो चीज़ ये है कि अगर मैं इन एटम्स को देखता हूँ, इस वाले एटम को देखता हूँ, ये वाले को मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको भी डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डार्क कर रहा हूँ और इसको भी मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है,
और अगर मैं ये प्लेन को सोचता हूँ, ये वाले प्लेन को सोचता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से एक प्लेन को सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले प्लेन को, तो आप मुझे बताइए कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वाला, क्या ये एक स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा हो? स्क्वायर जैसा दिख रहा है, राइट? और स्क्वायर दिख रहा है और उसके ऊपर एक एटम है और उसके नीचे एक एटम है। ये विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है इस टाइप से, जिसके अंदर एटम रखे हुए हैं ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से एटम रखे हुए हैं, और एक एटम इसके ऊपर है और एक एटम इसके नीचे है, ठीक है। अब आपको ये फिगर विजुअलाइज करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो आप इजीली आप विजुअलाइज कर सकते हो, इस एटम को ऐसे कनेक्ट करिए ऐसे, तो आपको ये स्क्वायर जैसा बनेगा और एक ऊपर और एक नीचे होगा, ठीक है गाइस। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोकेशन पता करने की कोशिश करोगे कि लोकेशन ऑफ वॉइड आप ढूंढने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे आपको ये वाली चीज़ बहुत मदद करने वाली है, ठीक है गाइस। बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो वाला हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। एक हमने ट्रायंगुलर वॉइड देखा है, एक हमारा बॉडी सेंटर वाला वॉइड भी होता है जो सीजियम क्लोराइड में होता है, ठीक है। जब हम रेडियस रेशियो को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम उनकी कैलकुलेशन को भी देखेंगे, बट सी अगर हम जेईई मेंस और नीट लेवल की बात करें तो उसमें कैलकुलेशन उतना आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेशन वहाँ पे नहीं आता। अगर आप डेटा भी याद कर लेते हो, ठीक है, तो भी बहुत आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं रेडियस रेशियो के डेटा से, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, आप ज्योमेट्री लगाओगे, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ 10th लेवल के कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प मिल जाती है वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप समझ लो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो टाइप के वॉइड है, इनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये वॉइड आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में आपके पास में क्या हो रहा है, तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके ऊपर एक और स्फीयर, यानी कि तीन स्फीयर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्फीयर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऐसे ही अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखना है तो आप क्या करोगे, या तो आप ऐसे देख लो कि भाई चार ऐसे स्फीयर हैं जो कि एक ही प्लेन में आ जाए, और एक ऊपर और एक नीचे, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास में तीन स्फीयर इस तरह का ट्रायंगल बना है जिसका एपेक्स लाइक बाहर साइड आ रहा है, और तीन ट्रायंगल ऐसे हो जिसका एपेक्स अंदर साइड जा रहा हो, तब भी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना देंगे, कहाँ पर, सेंटर पे, ठीक है। इनके सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगी, ठीक है गाइस। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी लैटिस और एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। चलिए उसको स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वॉइड वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी हम लोग जो लोकेशन देखने जा रहे हैं, लोकेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ से नीट में और जेडबल में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और किस तरह से आता है उसको भी हम देखेंगे फिलहाल, बट देखिए एक मैं यहाँ पे आपके ये क्यूब एफसीसी यूनिट सेल बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, देखिए अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे नीचे लेके आ रहा हूँ, बैक साइड वाला पोर्शन है, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास क्यूब बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वॉइड वाला है, तो इसको मैं टॉपिक को ऐसे लिख देता हूँ कि लोकेशन ऑफ टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड OB in FCC यूनिट्स, FCC यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो FCC है तो FCC यूनिट सेल, तो आप सभी लोग जानते हैं कि FCC यूनिट सेल के अंदर फंडा क्या क्या होता है। लेटिस पॉइंट कौन कौन से होंगे, कॉर्नर पे होंगे एटम्स, ठीक है, कॉर्नर पे होंगे, और साथ में कहाँ पर होंगे, फेस के सेंटर पे। सो एटम्स आर लोकेटेड एट फेस सेंटर एंड कॉर्नर, दोनों जगह पे एटम्स होंगे, करेक्ट।
अब देखिए आपको टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेट्स क्विकली कुछ एटम्स को बना लेते हैं। ये कॉर्नर वाले एटम है, ठीक है, ये कॉर्नर वाले एटम है जहाँ पे इस तरह से बने हुए हैं। ये कॉर्नर एटम मैंने बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि फेस एटम भी होगा, ठीक है। तो फेस एटम देखिए ऊपर वाले फेस का एटम बना रहा हूँ मैं, तो वो ये रहा, ठीक है। तो फेस एटम हो गया ये आपका, यहाँ वाले फेस एटम का ये वाला एटम हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे देखो दो एटम आएंगे, एक फ्रंट वाले का एटम आएगा और एक बैक वाले का एटम आएगा, ठीक है। तो फ्रंट वाले को मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। ये फ्रंट वाला एटम है फ्रंट वाले फेस पे, और जो बैक वाला एटम है उसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्लैक इंक से मैंने बना दिया, ठीक है। एक काम करता हूँ, फेस वाले एटम को सबको रेड कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिले। कॉर्नर वालों को ब्लैक रखा है मैंने, तो मैं लेट से इसको रेड कर दे रहा हूँ। तो ये फेस वाले एटम है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये आपके फेस एटम है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा एटम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाने से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम चीज़ों को सिंपल ही रखना चाहते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर वॉइड लोकेट होगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे कि ये फेस एटम देखो और ये फेस एटम देखो, ठीक है। समझ आ रही बात, ये भाई ऊपर वाला फेस एटम है ना। जैसे आप क्यूब को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, लेट्स से ये क्यूब है छोटा सा। अब यहाँ वाला एटम देखिएगा, ठीक है, और एक यहाँ का एटम देखिए, ठीक है। ये दोनों एटम आप देखिए, ठीक है, ये एटम और ये एटम, और आप इधर वाले एटम को देखिए, ठीक है। तीन फेस एटम आप देखिए, तीनों फेस एटम आप देखोगे तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है, ठीक है। आप क्या करोगे, तीन फेस को पकड़ लोगे, ठीक है। एक ऊपर वाले को पकड़ लो, एक साइड वाले को, ऐसे साइड वाले को पकड़ लो, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे और फिर ऊपर वाले फेस को कनेक्ट करोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और सामने एक कॉर्नर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं एक आपको वॉइड दिखाना चाह रहा हूँ जो कि एक ट्रायंगुलर वॉइड है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को कनेक्ट करो, ऐसे इन तीनों को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये तीनों बेसिकली इस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर ये वाला एटम बैठा हुआ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला एटम इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये एटम हमारा ऊपर आ जाएगा, ये तीनों एटम कहाँ पर आ गए, इस तरीके से यहाँ आ गए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ कहीं पे इनके बीच में क्या मिलेगा, आपको एक टीवी मिलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, ठीक है गाइस। लेकिन ये सिचुएशन तो नीचे साइड पे हो सकती है, मेकिंग सेंस टू एवरीवन, राइट। ये सिचुएशन तो नीचे साइड पे हो सकती है ना भाई, कैसे। तो आप कहोगे यहाँ वाला एटम, यहाँ वाला एटम, ठीक है, इस फेस वाला एटम, ठीक है, इस फेस वाला एटम, ठीक है, और ये वाला एटम, समझ आ रही बात, ये वाला एटम, ये तीनों आपस में क्या करेंगे, ठीक है। ये वाले लेट्स से दिस एंड ओके, ये बैक साइड वाला है तो हम फ्रंट वाले को ले लेते हैं, ये बॉडी डायग्राम है तो बैक साइड वाला ही लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आइटम ले लीजिए आप, ठीक है। ये तीनों आइटम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे और फिर हमारे पास ये वाला कॉर्नर है तो ये वाला कॉर्नर हम ले लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, ये वाला कॉर्नर हम ले लेंगे तो ये भी आपको एक ट्रायंगल वॉइड देगा, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, टेट्राहेड्रल वॉइड की हम बात करें, उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये कहाँ पे लाई करेगा ये बात समझना। तो बेसिकली क्या होगा कि ये पॉइंट जो है ना वो बॉडी डायगोनल पे होगा, कहाँ पर होगा, ऑन बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ध्यान से समझना, टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी और एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, इज located on body diagonal of unit cell, बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल। पहली बात आपको समझ आ गई होगी, यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पे होगा, ये कहाँ पर होगा, बॉडी डायगोनल पे, ठीक है गाइस। अब देखिए
अब आप समझो कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है, तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, ठीक है। तो क्यूब के अंदर, इन क्यूब there are 4 body diagonal, 4 body diagonal। बॉडी डायगोनल कितने हैं भाई? 4 है, ठीक है। ईच बॉडी डायगोनल contain 2 tetrahedral void, therefore total number of tetrahedral void is equal to 2 multiplied by 4, that will give you 8, ठीक है। 8 आपको याद रखना, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने आते हैं? 8 आते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेटेड कहाँ पर है? बॉडी डायगोनल के ऊपर। डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो देखिए बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? बॉडी डायगोनल जो होता है वो कितना होता है? तो अगर आपने एफसीसी को पढ़ा है, बीसीसी को पढ़ा है, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3 टाइम्स ऑफ ए, where a is edge length of unit cell, edge length of unit cell, ये एज लेंथ होती है यूनिट सेल की, ठीक है भाई। तो ये इतना होता है। अब अगर हम इसका हाफ करते हैं तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? सेंटर पे, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो सेंटर पे पहुँचेंगे, और उसका हाफ करेंगे तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे पहुँच जाएंगे। यानी कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा? आप कहोगे √3a/4 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है बताता हूँ। फायदा बहुत आसान है कि टेट्राहेड्रल वॉइड पे एक कैटायन बैठा होगा, और कैटायन का रेडियस मान लो r+ है, और कॉर्नर पे कौन है? एनायन, जिसका रेडियस है r-। तो r+ और r- का टोटल वैल्यू √3a/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो सपोज आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जाए कि रेडियस ऑफ कैटायन इज लेट से 100 पिकोमीटर, एंड कैटायन इज प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड व्हेन एनायन इज एक्चुअली फॉर्मिंग एफसीसी यूनिट सेल। फिर आपको बोलेगा कि कैलकुलेट द radius of anion। in that case you can apply this formula, or edge length is also given over there, ठीक है। otherwise it will be very difficult to solve। तो इस तरीके से आपको ये डेटा यूज करना है, ठीक है, जब आपको रेडियस निकालनी होगी तब, ठीक है। तो आपने ये वाला पार्ट समझ लिया होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड हम कैसे लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे लोकेट करें, ठीक है। तो चलिए ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं दोबारा से एक और एफसीसी यूनिट सेल बना रहा हूँ, और फिर उसमें आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस में देखना है? तो वही सीसीपी या फिर एफसीसी, दोनों एक ही हैं, दोनों को हम लोग ऐसे बोलते हैं, एफसीसी, सीसीपी। अब देखिए मैं दोबारा से फोटो बना रहा हूँ फिर से क्विकली, ठीक है। तो कोशिश करिए आप थोड़ा इसको समझने की। ये क्यूब बन गया आपका। अब आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दिखा रहा हूँ फेस सेंटर के एटम को देख के, ठीक है। तो देखिए फेस एटम में बना लेता हूँ, बाकी मैं एटम नहीं बना रहा हूँ। ये 4 फेस एटम आपको दिख रहे होंगे, ये आपका बैक वाला है और ये आपका फ्रंट वाला है, ठीक है। अब आप मेरे को यहाँ पे बताइए कि अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इनको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, जैसे उसमें बनाया था हमने। और जब हम इनको जोड़ लेते हैं ऐसे
तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों का एपेक्स भी क्या है, अपोजिट है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वॉइड मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ये वॉइड कहाँ पर लोकेटेड होगा, बॉडी के सेंटर, बॉडी सेंटर कहाँ होगा, एट बॉडी सेंटर, ठीक है गाइस। तो बॉडी के सेंटर पे एक क्या बन गया आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले को लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि बाकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जगह पे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो मैं दोबारा एक क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, एक क्यूब और बनाते हैं। ठीक है, ये अब ध्यान से देखिए दोबारा से, ठीक है। अब कैसे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करना है तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पे एक एटम हो, फेस के सेंटर वाला एटम, ये फेस के सेंटर वाला एटम है, ठीक है, और ये भी एक फेस के सेंटर वाला एटम है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर एटम भी, ये कॉर्नर एटम है और ये भी कॉर्नर एटम है, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब यहाँ पे आपको वो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला जो कि मैंने बताया था। अब देखो क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे देखो ये चीज थोड़ी ऐसे सॉलिड में आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा आइटम यहाँ पे बाहर साइड वाला होगा, तो ये वाला आइटम बाहर साइड है, ठीक है। फिर बाहर साइड वाला आइटम आपको विजुअलाइज हुआ होगा, ठीक है, बहुत आसान चीज है। देखो यहाँ पे इसके जैसा आइटम इधर साइड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना कि ये सभी लोग एक प्लेन में होंगे इस तरह से, ध्यान से देखो ये सभी लोग क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे और एक स्क्वायर बना रहे होंगे, ठीक है। और उसके नीचे आपको दिख रहा है ये वाला आइटम, ये वाला आइटम आपको दिख रहा है, और ऐसे कैसे एक फेस ऊपर होगा। तो लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। यहाँ देखिए आप, क्या इसके ऊपर एक और आइटम होगा, ऐसे इधर आइटम होगा एक, तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर बन रहा है ऐसा, और एक एटम ऊपर है और एक एटम नीचे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर का सेंटर जो होगा वही तो लोकेशन होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो सेंटर कहाँ पर है, यहाँ एज के सेंटर पे। तो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बहुत सिंपल चीज है, आप देख लीजिए, है ना। ये चारों एटम एक प्लेन में होंगे और एक नीचे और एक ऊपर। ये ऊपर वाला बाहर से है, दूसरी वाली यूनिट सेल्स है, ये एटम भी दूसरी वाली यूनिट सेल्स है, और ये चारों इस वाली यूनिट सेल्स है, ठीक है गाइस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब तो क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि एवरी एज सेंटर विल हैव वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एवरी एज सेंटर विल हैव वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और एक हम पहले ही बता चुके थे बॉडी के सेंटर पे। अब एक बात समझो कि जो एज होती है ना वो 4 क्यूब में बटी होती है। एज इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 क्यूब। तो कंट्रीब्यूशन इनसाइड यूनिट सेल कितना आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी और एफसीसी, अगर हम इसकी बात करें तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बॉडी के सेंटर वाला जो होगा वो तो फुल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। प्लस आपके जो एज सेंटर है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कोई बताए कितना होता है, 1/4, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर वाला तो 1 हो गया, और उसके बाद में आपको 12 एजेस होंगी, क्यूब के अंदर 12 एजेस होती, राइट। तो 12 एजेस में आपको 1/4 उसका कंट्रीब्यूशन गिनना है। तो ये कितना हो गया, 1 + 3, दैट विल गिव यू 4, ठीक है, दैट विल गिव यू 4 वैल्यू। अब ध्यान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि एफसीसी हो उसके अंदर जेड का वैल्यू कितना होता है, एफसीसी के अंदर जेड का वैल्यू कितना होता है, 4। जेड मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, करेक्ट। कितना आ रहा है, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं, 8, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना। क्या याद करना है कि किसी भी क्लोज पेक स्ट्रक्चर के अंदर, इन एनी क्लोज पेक स्ट्रक्चर,
ठीक है, अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर वहां पे n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, n होंगे। समझ आ गई बात, अच्छे से याद रख लो क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा कि सपोज करो कि आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि ए एटम फॉर्म्स सीसीपी लैटिस एंड बी एटम ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सी एटम ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। नाउ डिराइव द एम्पिरिकल फॉर्मूला। such type of questions can be solved with the help of this formula, okay? क्योंकि आपको पता है कि CCP में 4 एटम होंगे और 4 एटम होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4, ठीक है, और उसके बाद में टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 8। तो जब आप सिंपल रेशियो लेके आ जाओगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी कर लो और हम वो वाली चीज़ को भी एक फॉर्मूले की तरह याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले पोर्शन को क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आप पहले लिख चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक आध बात और याद रख लीजिए कि एक आध बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि ये एच के सेंटर पे है, तो एच के सेंटर पे है तो जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस आर होगी, ठीक है। बड़े स्फीयर की रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर। जो वॉइड के अंदर है, मेनली केटाइन वॉइड में जाते हैं तो वॉइड की रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या ये वैल्यू a/2 के इक्वल होगी। समझ आ रही है, तो ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार सिंपल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली है क्या, अगर एनायन, जनरली मैं ऐसा मानता हूँ कि एनायन का साइज बड़ा है तो वो कॉर्नर ऑक्यूपाई करेगा या एफसीसी लैटिस बनाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि रेडियस ऑफ एनायन नेगेटिवली चार्ज, और इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ केटाइन पॉजिटिवली चार्ज, तो उस केटाइन आर जनरली स्मॉलर, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a/2 के बराबर आ जाएगी, सही बात है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है। तो ये कहानी अपन को समझ आ गई। दूसरी चीज हम एक फॉर्मूले की तरह याद कर लेंगे कि इन एनी क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, तो अगर मेरे पास ऐसा हो कि नंबर ऑफ एटम जो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें, अगर वो n कैपिटल है तो देन हम क्या लिखेंगे, देन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो ये चीज आप अच्छे से याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये काफी आपको मदद करेगा, ठीक है। कई बार आपको एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करने को पूछेगा और उस टाइम पे ये कहेगा कि ओनली 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड, ओनली 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड। तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या करोगे, n मान लो, 2/3 यहाँ पे लिखा है तो 2n × 2/3, यहाँ पे 1/3 लिखा है तो n × 1/3, n कैंसिल हो जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला बड़ी आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन है ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से याद कर लो इसको। अब मैं देखो फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास में अच्छी यूनिट सेल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होंगे, बॉडी के डायगोनल पे, और कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होंगे। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात की जाए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एक तो बॉडी के सेंटर पे ही होता है, यानी कि क्यूब के सेंटर पे होगा, और दूसरे कहाँ पर होते हैं, एज के सेंटर पे। और क्योंकि हालांकि एज सेंटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/4, ठीक है। तो अगर 1/4 है तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वैल्यू आपको 12 × 1/4 करके 3 मिलेगा इफेक्टिवली, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वुड बी 4, राइट। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया, लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो मेन चीज़ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे, ठीक है। एक हमने ट्रायंगुलर वॉइड भी देखा था, एक लाइक हमारे पास में बॉडी सेंटर वाला वॉइड भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड जनरली कौन सा स्ट्रक्चर में होती है, तो सीजियम क्लोराइड में होती है, ठीक है, क्यूबिक वॉइड। एक्चुअली क्या होता है, सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, क्लोरीन जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे रहेंगे और सीजियम एटम जो होता है बॉडी के सेंटर पे रहेगा, ठीक है, यानी कि वो क्यूबिक वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। उसके बाद जब हम रेडियस रेशियो की बात करते हैं तो मैं क्विकली आपको रेडियस रेशियो का आइडिया दे देता हूँ कि उसका क्या मतलब है। देखिए रेडियस रेशियो में बहुत आसान सी चीज़ है
कि आपको क्या दिया जाएगा, रेडियस रेशियो का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है। तो मैं क्विकली वो डेटा लिख देता हूँ तो आप उसका इस्तेमाल करना सीख लें, ठीक है। जैसे रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक साइज या आयनिक साइज बोलना चाहिए यहाँ पे, आयनिक साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का आयनिक साइज ले लीजिए और यहाँ पे आप आयनिक साइज ऑफ एनायन लिखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो डेटा आने देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर जिस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रेडियस रेशियो का वैल्यू है r+/r-, ठीक है। और यहाँ पे लाइक टाइप ऑफ वॉइड लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा वॉइड किस टाइप का होगा, ठीक है। तो वॉइड, अब देखिए जब आपके पास में ये जो वैल्यू है रेडियस रेशियो का वैल्यू है वो वैल्यू 0.115 से कम आता है, लेट्स से ये वैल्यू से कम आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक टाइप का लीनियर वॉइड होगा, ये कैसा वॉइड होगा, लीनियर। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बना लो, ये 2 हो जाएगा, लीनियर है तो 2 हो जाएगा। सेकंड, अगर ये वैल्यू लेट्स से इसको मैं x बोल रहा हूँ तो जो x है वो कुछ इस तरह का है, 0.155 से लेके 0.225 है, ठीक है, कुछ इस तरह की रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और यहाँ पे थर्ड केस, अगर ये वैल्यू 0.225 से लेके इक्वल यहाँ पे x और ये वैल्यू 0.414 के ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड आता है, यहाँ पे क्या आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 4। और जब हम फोर्थ की बात करेंगे तो अगर x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.414 से लेके 0.732 के बीच में चले जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0.72 से लेके 1 तक जाता है तो यहाँ पे आपको एक क्यूबिक वॉइड मिलेगा, क्या आएगा, क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8। तो बेसिकली क्या है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं वी आर इंटरेस्टेड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा इसका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये क्या है, टाइम वेस्ट करने का तरीका है और कुछ नहीं है, क्योंकि कभी भी जेईई में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, नीट में भी नहीं पूछा गया, ठीक है, कि आपको ये डेरिवेशन करना पड़े। यू कैन यूज दिस वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये हो गया 2 3, ठीक है, और यहाँ पे NaCl आ जाएगा, यहाँ पे NaCl आ जाएगा, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है इसमें लेट्स से ZnH डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको याद रखते हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद रखते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो आप इस तरह से इस टेबल को याद कर लो, यही रेडियस रेशियो है। अब इसका फायदा क्या है, तो कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि लेट्स से Na is located in octahedral वॉइड, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ एनायन इज दिस, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कैटायन, यू कैन यूज दिस वैल्यू। आपको लोअर वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब भी बोले तो आप कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेगा तो आप कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब आपको ट्रायंगुलर वॉइड बोले तो आप कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब आपको क्यूबिक दिया जाए तो आप कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो लोअर वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके आयंस की रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछेगा कि आप बताइए कि ये पर्टिकुलर कैटायन किस टाइप के वॉइड में ऑक्यूपाई होगा या किस टाइप के वॉइड में आएगा, तो आपको क्लियरली क्या कैलकुलेट करना होगा, वैल्यू निकालना है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि R+ और R- का वैल्यू 0.5 आ गया है,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैटायन है वो कहाँ लोकेटेड होगा, तो 0.5 में फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 0.5 यहाँ पे आ रहा है, इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में, तो मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर दूंगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लोकेटेड होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ इस रेडियस रेशियो की हेल्प से, ठीक है। एक और बात, अगर आपको ये रेडियस रेशियो दिख रहा होगा, ये वैल्यू दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो साइज ऑफ वॉइड एक आता है, साइज ऑफ वॉइड। तो आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा वॉइड कौन सा है। रेडियस रेशियो देख के आप क्लियरली बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यूबिक जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में कौन हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर कौन हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर कौन हो जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड। इस तरह से इनकी साइज है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो वॉइड होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड, और जो उससे छोटा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो साइज के मामले में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है, ये रेडियस रेशियो की वैल्यू सजेस्ट कर रही है हमें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है। और अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, बताइए मुझे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। इन सब के डेरिवेशन भी होते हैं, पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डेरिवेशन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जेईई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ वॉइड और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने क्लियरली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।